हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और बाकी सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के एंड में। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ओवरऑल। ठीक है, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अगर आप कंप्लीट जो पेपर हैं उनको अच्छे से कर लेते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हो। आपके जो है खंड क में 1 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, ख में 2 से 5 अंक वाले 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे, खंड ग में आपके 3 अंक वाले प्रश्न मिलेंगे, खंड घ में 5 अंक वाले, खंड अड़ में जो है आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन मिलते हैं 4 अंक वाले, और च खंड में आपको मानचित्र आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो में हम पेपर को हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम में करेंगे। साथ साथ नहीं करेंगे क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का पेपर हम अलग अलग से डिस्कस करने वाले हैं। खंड क है, प्रश्न 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में कौन शेर मैसूर के नाम से प्रसिद्ध था? तो शेर मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? टीपू सुल्तान। ए राइट आंसर रहेगा। समीर एक 12 वर्षीय लड़का है, वह एक फैक्ट्री में कार्यरत है। बताइए समीर के कौन कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो उसके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा संपत्ति का उदाहरण है? तो सार्वजनिक पार्क जो है वो क्या है? एक साझी संपत्ति का उदाहरण है। बाकी तो निजी भवन है, निजी कुआं है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो राज्यसभा में कुल 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। सही मिलान करना है। रानी लक्ष्मीबाई जम्मू कश्मीर, रानी अवंतीबाई लोधी राजगढ़। तो ये जो है इसमें सही मिलान हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जो है फसल की पहचान करनी है। तो इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक हैं। तो जो सुनहरा रेशा है वो किसको कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को लेकर टैगोर जी का विचार है कि विद्यालय ऐसे हों जहां बच्चे खुश रह सकें। ठीक है, वह मुफ्त व रचनाशील बने और वर्तमान विद्यालय बच्चों की रचनाशीलता एवं उनके चकित होने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। बताइए उपरोक्त विचार किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने की वकालत करते हैं? तो ये जो विचार हैं ये किस टाइप के हैं? ये एक तो भयमुक्त विद्यालय होने चाहिए और एक रचनाशील विद्यालय होने चाहिए। तो केवल 1 और 2 जो है वो इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो बी विल बी द राइट आंसर। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो सत्ताधारी दल जो होता है उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है उसका मुखिया होता है। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, नेस्ले, टाटा स्टील, रिलायंस नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है वो बताना है। तो भारतीय न्यायपालिका क्या है? वो स्वतंत्र है। ये कथन इसके बारे में सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? तो जन्म दर क्या होती है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, वो क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 13 है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में सही है? तो आपको बताना है यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है। तो ये ठीक है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को साथ होने वाले भेदभाव पर तटस्थ है। ये गलत है। और यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध मानता है और आरोपियों को दंड देने का विधान भी करता है। तो ये भी इसमें राइट हो जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं? तो कुल स्वीकृत पद कितने हैं? 34। ठीक है, 34। क्वेश्चन 15 है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथन को पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर जो है आपको देने हैं।
तो इसमें क्या रहेगा, संकल्पना है जल का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है, और पीने योग्य जल की उपलब्धता जो है वो काफ़ी कम है। तो दोनों ही संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं और कारण जो है संकल्पना की सही व्याख्या है। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है, खंड ख दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। जल संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो जल संरक्षण हेतु 2 उपाय क्या रहेंगे, भूमिगत जल को पुनः पूरित करने के लिए वन एवं वनस्पति को उगाना, ये रहेगा, और स्प्रिंकलर से सिंचाई करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो वन संरक्षण कैसे कर सकते हो, वन संरक्षण जो है पौधारोपण करके और वन महोत्सव मना के जो है वन संरक्षण किया जा सकता है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट जो है 1 मार्क्स के 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। प्लासी के युद्ध के दूरगामी प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो प्लासी के युद्ध के क्या प्रभाव थे वो बताना है। आंसर रहेगा कंपनी की पहली बड़ी जीत। तो जो प्लासी का युद्ध था वो जो है कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। बंगाल के बढ़ते प्रभाव के कारण कंपनी को होने वाले फायदे में बढ़ोतरी हुई जो है प्लासी के युद्ध से। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, हाशियाकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकार किस प्रकार सहायक हैं। तो हाशियाकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकार कैसे सहायक हैं, तो ये बताना है। आंसर रहेगा अनुच्छेद 15 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। और अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन, ये जो है पॉइंट्स इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है, क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा गांधी के विचार क्या थे इस बारे में। तो आंसर क्या रहेगा, महात्मा गांधी जो है उन्होंने शिक्षा से बच्चे को उसकी संस्कृति और सामाजिक वास्तविक से जोड़ना चाहिए, ऐसी उनकी धारणा थी। उनका मानना था कि बच्चों को जो शिक्षा है वो व्यवहारिक, नैतिक और शारीरिक श्रम से उसको जोड़ना चाहिए। शिक्षा को मातृभाषा में देना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सके। और उन्होंने इंग्लिश को न सीखने पर जोर दिया था कि जो भी हमारी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग ही जो एजुकेशन है वो लेनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में मैकाले के विचारों का उल्लेख जो है आपको करना है। मैकाले के शिक्षा संबंधी क्या विचार थे। तो मैकाले जो है उन्होंने सबसे पहले तो भारतीय जो संस्कृति थी, भारतीयों की जो भाषा थी उस पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया था। और उनका मानना था कि जो अंग्रेजी भाषा है वो सबसे बेहतरीन है। मैकाले अंग्रेजों को सबसे श्रेष्ठ नस्ल और अंग्रेजी भाषा को सबसे बेहतरीन जो है वो मानते थे। मैकाले की नीतियों के चलते अंग्रेजी को शिक्षा का प्राथमिक माध्यम जो है वो बनाया गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खंड ग दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख आपको करना है। तो घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रमुख प्रावधान क्या थी। आंसर रहेगा घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया गया है। वह महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करता है। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से इस कानून से क्या मिली, निजात मिली, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है कि भारत में अगर कोई कानून बनाना है नया तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे कानून बनेगा। तो आंसर रहेगा जिस विषय पर कानून बनाने हैं उसे साधारण स्थिति में संसद के किसी भी सदन में विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा, एक सदन में चर्चा के पारित होने के पश्चात विधेयक को दूसरे सदन में चर्चा के लिए भेजा जाता है। वहां से फिर अगर पारित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है विधेयक को। और विधेयक पर जब राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद जो विधेयक होता है वो क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है। तो ये प्रक्रिया रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत विभाजन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो क्या क्या कारण है भारत के विभाजित होने के, वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर जो हम देखेंगे, 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित करना। उसके बाद था 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद बनी स्थिति और कैबिनेट मिशन की विफलता। ये आप इसमें आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसको और इलेबरेट करके लिख सकते हो, नहीं तो 3 पॉइंट्स में भी आप इसमें दे सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अहिंसा को लेकर महात्मा गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो आप सब बच्चे जानते हैं महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी कहलाते हैं। तो प्रतिफल की मामूली सी इच्छा किए बिना अच्छे काम करते जाना ही अहिंसा का जन्म होता है। ठीक है, यानी बिना फल की इच्छा किए केवल अपने अच्छे कर्म करना ही क्या कहलाता है, अहिंसा कहलाता है। किसी के प्रति दुर्भावना का अभाव और किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता, ये अहिंसा धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है खंड घ दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें है क्वेश्चन 8, किसी भी देश को संविधान संविधान की आवश्यकता क्यों है, कोई 5 कारण लिखे। तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि जो देश का संविधान है वो देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी कानून है, नियम है, वो देश उसी संविधान के अनुसार देश चलता है। तो कारण आपको बताने हैं। तो देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करने के लिए संविधान जरूरी है। सत्ता को दुरुपयोग से बचाने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, बहुमत की निरंकुशता से बचने के लिए, देश की बुनियादी संरचना को उन्माद से बचाने के लिए जो संविधान है वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस्पात के को प्राय उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहा जाता है, आपको कारण बताना है। तो इस्पात को उद्योगों की रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि देखिए इस्पात जो है ये हर एक फैक्ट्री, हर एक जगह पे इसका उपयोग होता है। इसीलिए बिना इसके किसी भी फैक्ट्री, किसी भी जो है चीज़ों की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात के बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजार और मशीनों से बने होते हैं। पोत है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, सभी इस्पात के बने होते हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बाधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन भी इस्पात के उपकरणों से ही होता है। यानी मोटी मोटी जो बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस्पात जो है वो हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से इसको जो है उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक विपदा को रोकने हेतु कुछ उपाय बताइए। तो औद्योगिक विपदा जो है उसको रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत अलग रखा जाना चाहिए। आप बच्चे जानते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जहां पर लोग रहते हैं और वहां पे बहुत बड़े बड़े जो कांड हैं, दुर्घटनाएं हैं वो हो जाती हैं। और इसमें भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हो कि वहाँ पे जो गैस है, जहरीली गैस, उसका रिसाव हो गया था। ठीक है। सेकंड है, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, उसका ज्ञान उनको दिया जाना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों का भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये जो है उपाय होने चाहिए औद्योगिक विपदा को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है केस आधारित प्रश्न रहेगा। तो जो है इसमें क्वेश्चन 10 जो है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। पूर्वाग्रह का क्या होता है कि हम लोगों के बारे में पहले ही कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वो पूर्वाग्रह होता है। और ज़्यादातर जो राय होती है वो कैसी होती है, हमारी उस किसी व्यक्ति के बारे में वो नकारात्मक होती है। ठीक है, सकारात्मक नहीं होती। यह विविधता हमेशा खुश रहने का कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी अलग होते हैं तो हम उनके साथ असहज होने लगते हैं। तो इसके बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है, तो एक बार इसको रीड कर लेंगे। प्रश्न है 10.1 पूर्वाग्रह क्या है। तो यहाँ से आप इसका आंसर यहीं से भी दे सकते हो। पूर्वाग्रह है जब हम किसी के बारे में पहले ही कोई राय बना लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। पूर्वाग्रह के क्या कारण हो सकते हैं। तो पूर्वाग्रह के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आंसर लिख देंगे। लोगों का भिन्न होना और इस कारण अपनी नकारात्मक राय बना लेना, ये पूर्वाग्रह का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। कथन की परख कीजिए कि जरूरी नहीं है कि सब, कई बार हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे लोग जो है वो हमसे अलग होते हैं, उनका रहन सहन खान पान सब अलग होता है, लेकिन हम उस वातावरण में, एनवायरनमेंट में खुद को ढाल नहीं पाते, तो वो क्या बन जाती है, वो विविधता हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। तो बस इसी बारे में आपको लिख देना है। कई बार विविधता के कारण हम किसी के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं। यह राय लोगों की वेशभूषा, पूजा करने के तरीके या रहन सहन या तरीके की वजह से होते हैं। कई बार समाज में अलगाव की वजह बन जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे गद्यांश जो है क्या दिया गया है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं और यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों ही परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब इसमें देखेंगे पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, उन सबको क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव निर्मित पर्यावरण का कोई उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हो, जैसे सड़क है, स्कूल है, पुल है, ठीक है, पार्क है, वो सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। यानी मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी चीज़ें बनाता है, जो प्रकृति ने नहीं दिए हैं, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए बनाए हैं, उनको हम मानव निर्मित पर्यावरण कह सकते हैं। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण के जीवीय और अजीवीय परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जीवीय और अजीवीय परिस्थितियां क्या हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जीवीय परिस्थितियों में सजीव प्राणी आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, सूक्ष्म जीव, ये सब होते हैं। जबकि अजीवीय परिस्थितियां कौन सी होती हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, ठीक है, मिट्टी, हवा, पानी, पहाड़, पत्थर इत्यादि, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पैराग्राफ दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 17वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने तरह तरह के संकट खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी जो लड़ाई है वो लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक क्या कर दिया था, खर्च कर दिया था, और जो खजाना था वो सारा खाली कर दिया था। और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता क्या होने लगी थी, समाप्त होने लगी, और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को अब वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। ठीक है, उसके बाद सूबेदार के रूप में जो नियुक्त अभिजात अक्सर थे, राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर अपना नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पे उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। ठीक है, तो ये जो है दिया गया है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों का खर्च अधिक जो है क्यों हो गया। तो आपको बताना है वित्तीय संसाधनों का खर्च अधिक क्यों हो गया, क्योंकि औरंगजेब ने दक्कन में क्या लड़ी थी, लंबी लड़ाई लड़ी, इसलिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त क्यों होने लगी। तो औरंगजेब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे वो उस कुशल नहीं थे और वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। तो उत्तराधिकारियों का कमज़ोर होना और साथ ही मनसबदार जो थे, जो उनके अंडर थे, वो शक्तिशाली हो गए थे और वो अपना अधिकार दिखाते थे। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। तो कथन की पुष्टि आपको करनी है। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। तो ये जो आपका पैराग्राफ है उसी में से दिया गया है आंसर। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्ग को वश में रखना अब केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। उन्होंने जितना भी राजस्व और सैन्य प्रशासन है, कार्यालय हैं, उन सब पर अपना नियंत्रण कर लिया। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सभी महत्वपूर्ण जो इस्पात उत्पादक केंद्र हैं, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, ये सभी एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो चारों राज्यों में फैले हैं। और वे राज्य कौन से हैं मेन जहाँ पर इस्पात के केंद्र हैं, उत्पादक केंद्र? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। वो कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, जिसको जो है हम जानते हैं। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित कर दिए। झारखंड में स्वर्णरेखा, करकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदल के जमशेदपुर रख दिया गया था। तो भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। क्वेश्चन देखेंगे,
भारत की आज़ादी से पूर्व स्थापित किसी एक इस्पात कारखाने का नाम लिखिए। तो कौन सा इस्पात कारखाना था जो हमने अभी पढ़ा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जमशेदपुर इस्पातक उत्पादक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? झारखंड में। अगला है, निजी स्वामित्व वाले उद्योगों की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो निजी स्वामित्व वाले उद्योगों की विशेषता क्या रहेगी कि निजी स्वामित्व वाले उद्योगों के परिसंपत्तियों पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है। मुख्य उद्देश्य जो है वो उनका क्या होता है? मेन लाभ कमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानचित्र आधारित प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 5 स्थानों को अंकित करना है। दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ। ठीक है, इसके अलावा जो दिया गया है अलीगढ़ या झांसी, तो इनमें से कोई भी 5 आपको मैप पर जो है अंकित कर दें हैं। तो यहाँ से आप मैप पर अंकित कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिल्ली है। उसके बाद यूपी में क्या है? अलीगढ़। यूपी में इधर आ जाएगा बरेली, इधर आ जाएगा लखनऊ, यहाँ आ जाएगा कानपुर, और यहाँ पे क्या है? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा झांसी। तो ये जो है आपका मैप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।